हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि था संसाधन एवं विकास का पूरा क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग जानने वाले हैं उसी का सेकेंड चैप्टर जो कि है वन और वन जीव संसाधन। इसका आज हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो रहा हो, अगर दिक्कत हो रहा हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न में, वो हमारा हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन जो दिख रहा है आप लोगों को, उनमें से कौन सा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो प्राकृतिक और प्राणी जात को जो है सो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है कृषि प्रसार। ठीक है, कृषि प्रसार अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग प्राकृतिक से कहीं ना कहीं उसका ह्रास होता है ना, कहीं ना कहीं उसका हानि ही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। अगर हम विकास परियोजनाएं लाते रहेंगे, ऐसे ही नए नए विकास परियोजनाएं आती है, तो उनमें भी आपका क्या है, प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का नुकसान है। ठीक है, अगर हम जो लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं वो है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, अगर हम अधिक से अधिक औद्योगिकरण होगा और शहरीकरण होगा तो उनमें क्या होगा, प्रकृति का नुकसान होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ग नंबर का, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, अगर हम पशुचारण करते हैं और सिर्फ लकड़ी एकत्रित करते हैं ईंधन के लिए, तो ये क्या है, ये आपका जो है सो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है और प्राणी जात को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का आपका ग नंबर, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, कौन सा जो संरक्षण है वो आपका सीधे समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है कृषि प्रसार। ओके, कृषि प्रसार जो है सो ये भी आपका क्या है, कहीं सॉरी, इसमें हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो इसमें जो हमका जो पहला जो ऑप्शन है वो है संयुक्त वन प्रबंधन। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका जो है सो समुदाय का ही भागीदारी है इसमें भी। ठीक है, और चिपको आंदोलन आप लोग को पता होगा कि ये भी एक समुदाय का आंदोलन था, है ना। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं समुदायों का भागीदारी करता है। बीज बचाओ आंदोलन, ये भी कहीं ना कहीं आपका जो है सो समुदाय से ही रिलेटेड है, समुदाय का ही मतलब कि भागीदारी करता है। लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये जो है ना, ये सरकार का है। ठीक है, सरकार का है, इसमें कोई भी समुदाय का जो सदस्य है वो भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का घ नंबर, आने की वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ओके, फिर अपना आपका जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है पूछ रहा है आप लोगों से, वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों या पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो आप लोगों से पूछ रहा है वो है कि कौन सा जानवर जो है सो कौन सा अस्तित्व वर्ग में आता है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर जो है सो कलर वाइज किया है। ठीक है, जो कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी का मैंने यहाँ पर मिलान किया। जैसे काला हिरन है, वो कौन सा अस्तित्व वर्ग में आएगा, वो आएगा आपका संकटग्रस्त, क्योंकि आपका देख सकते हैं दोनों का कलर सेम है। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी कर रखा है, आप लोगों को किताब में थोड़ा सा जो है सो उल्टा पुल्टा करके दिया होगा, तो आपको मिलान करने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काला हिरन जो है सो संकटग्रस्त में आता है। इसके बाद आपका एशियाई हाथी जो है वो आपका सुबेद अस्तित्व वर्ग में आता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है अंडमान जंगली सुअर। ठीक है, ये आपका आता है स्थानिक वर्ग अस्तित्व वर्ग में। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला है वो है हिमालय भूरा भालू, ये आपका जो है सो ये भी दुर्लभ अस्तित्व वर्ग में आता है। और जो आपका नेक्स्ट है गुलाबी सिर वाली बतख, ये आपकी आती है लुप्त अस्तित्व वर्ग में। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके हम लोग अस्तित्व वर्ग के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लिखा है काला हिरन। ओके, यानी कि काला हिरन मैंने किस में आता है, वो आता है संकटग्रस्त में। ठीक है, तो संकटग्रस्त वे जातियाँ होती है, वे प्रजातियाँ होती है जिनकी लुप्त होने का खतरा जो है सो खतरा है। ठीक है, लुप्त होने का जो है सो खतरा है, अर्थात ये जो है प्रजातियां हैं अभी लुप्त नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार इनकी संख्या कम हो रही है, अगर यही ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो एक दिन जो है सो इनकी जो है सो लुप्त होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, वो संकटाग्रस्त जो है सो अस्तित्व वर्ग में आती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है एशियाई हाथी। एशियाई हाथी किस में आता है, वो आता है आपका सुवेद में, सुवेद अस्तित्व वर्ग में। ठीक है, तो सुवेद वर्ग किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग वे जातियां जिनकी संख्या विषम परिस्थितियों के कारण घट रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो यह भी संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित हो जाएगा और अंत में इनका भी समापन हो सकता है। ठीक है, वो उसे हम लोग सुवेद जो है सो अस्तित्व वर्ग में लाते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडमान जंगली सुअर। ओके, ये क्या होता है, ये होता है स्थानिक वर्ग में आता है। ठीक है, अब स्थानिक वर्ग क्या होता है, वे जातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, स्थानिक अस्तित्व वर्ग जो किसी खास स्थान पर पाया जाता हो, उसे हम लोग स्थानिक अस्तित्व वर्ग में समझते हैं। जैसा कि अंडमान जंगली सुअर, ये किसी स्थान पर पाया जाता है, किसी खास स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हिमालय भूरा भालू। ओके, तो ये जो अस्तित्व वर्ग में आते हैं, जैसा कि मैंने कलर से मैच करवा दिया है, हिमालय भूरा भालू ये दुर्लभ अस्तित्व वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये दुर्लभ क्या होते हैं, दुर्लभ अस्तित्व वर्ग क्या होते हैं, वो होते हैं वैसे प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है, यदि इनकी भी नहीं बचाया जाए, अगर इनको नहीं बचाया जाएगा तो यह भी संकटग्रस्त जातियां में आ जाएगा। ठीक है, तो दुर्लभ अस्तित्व वर्ग हम लोग उसे कहते हैं जो वैसी प्रजातियां जो बहुत ही कम है, अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये भी क्या हो सकता है, संकटग्रस्त अस्तित्व वर्ग में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गुलाबी सिर वाली बतख। ये ब्लैक कलर में है, तो कौन सा अस्तित्व वर्ग में होगा, तो मैंने देखिए ब्लैक में रखा है इसको, लुप्त अस्तित्व वर्ग में। ठीक है, तो चलिए लुप्त वर्ग का समझते हैं। लुप्त, जैसा कि ये भी नाम से पता चल रहा है कि वे प्रजातियां जो स्थानिक, जैसे वे प्रजातियां जो लुप्त हो चुका हो। ठीक है, जो मतलब इस धरती पे पाया नहीं जाता, उसे हम लोग लुप्त अस्तित्व वर्ग में समझते हैं ना। यानी कि अगर डिफाइन करें तो वे प्रजातियां जो स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश या महाद्वीप या पृथ्वी से ही लुप्त हो गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग लुप्त अस्तित्व वर्ग में समझेंगे। तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है सो मतलब लुप्त हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे लुप्त वर्ग अस्तित्व वर्ग में। आशा करते हैं आप लोग 2 नंबर का सही तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मेल करें। ओके, मिलान करना है। ठीक है, तो आप लोग का जो किताब में है वो तो आप लोग को थोड़ा सा उलट पुलट करके दिया होगा। ठीक है, हो सकता है, तो मैं यहाँ पर कलर वाइज कर दिया हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, आप लोग वहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट में है आरक्षित वन। ठीक है, आरक्षित वन जो होते हैं वो वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो मिलान होगा वो आपका आरक्षित वन में आएगा। क्या चीज़, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, और भारत में जो है सो आधे से अधिक वन जो है सो क्या है, आरक्षित वन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो है वो है रक्षित वन, वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, रक्षित वन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप ये मिलान कर सकते हैं, तो ये आपका जो है सो रक्षित वन में आएगा। ठीक है, और ये भारत में जो है सो 1/3 क्षेत्र में पाया जाता है।
वो रक्षित वन। ठीक है, इसके बाद अगला जो है सो अवर्गीकृत वन। ये है सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन वन, अन्य वन और बंजर भूमि। ये क्या किस में आता है? अवर्गीकृत वन में आता है। तो ये तीन चीज़ आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आप लोगों की किताब में ये जो तीनों है ना, ये आपका उलट पुलट के दिया है, हो सकता है ये आपका नीचे दिया हो, ये ऊपर दिया हो, ये कहीं और दिया हो, लेकिन जो सही मिलान होगा ये मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है। आप लोग किताब में इसको मिला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसका जो आपको उत्तर देना है वो कितने शब्दों में देना है? वो 30 शब्दों में देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो वो जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, यहाँ पर जैव विविधता होगा। ठीक है, जैव विविधता कहते हैं। ठीक, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में अगर हम देखें तो वहाँ पर पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियां की बहुलता, यानी कि एक से अधिक हो, है ना, बहुत सारे जीव जंतुओं एवं पादपों की जो है सो प्रजातियां हो, तो बहुलता हो, है ना, बहुत अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता मतलब कि जीवों का विभिन्न विभिन्न रूपों में पाया जाना। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। ओके, इसके बाद इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानव और जो एक दूसरे जीवधारी जो है सो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का जो है सो निर्माण करते हैं, जिसका हम एकमात्र हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। इसलिए जो है सो मानव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम और एक जटिल दूसरे जीवधारी जो है सो मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं। ठीक है, इसलिए जो है सो हम मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जैव विविधता। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार वनस्पति जात और प्राकृतिक जात के ह्रास के सही कारक हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मानव जो क्रिया करती है, मानव के जो भी क्रियाएं हैं, उससे किस प्रकार वनों को और प्राकृतिक को किस प्रकार जो है सो नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के मुख्य कारण बनते हैं, जो कि उनमें से कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित है। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज इसको लिख दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो हम लोगों से बोल रहा है, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप वृहद वन क्षेत्रों की कटाई वन्य जीव के आवास के विनाश के कारण बनती है। ठीक है, हम मानव ना बहुत ही तरीके से ग्रो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, अब जब शहरीकरण होगा, आज बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो है सो प्राकृतिक का नुकसान होगा ही होगा। अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप उन क्षेत्रों को कटाई हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो बड़े बड़े जंगलों को काट कर जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, तो ये सब क्या है? ये आपका प्राकृतिक को नुकसान पहुँचाना ही है ना। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों का शिकार कर उनके चमड़ों, हाथी दांत तथा सिंहों के अवैध व्यापार के लिए मारा जाता है, जो विभिन्न जातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण है। ठीक है, हम मानव जो है सो बहुत ही लालची होते हैं। ठीक है, अगर हमें पैसा मिले तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये मैं नहीं, ये भूगोल सब भूगोल ही आप लोगों से कह रहा है। देखिए कि
जंगली जानवरों का शिकार करके उनको चमड़ों का व्यापार करता है, हाथी का दांतों का व्यापार करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वो जो है सो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो अगले जनरेशन आएगा उस सबको हम लोग को बताना पड़ेगा कि कुछ हाथी इस प्रकार का होता था, वो सब थोड़ा इमेजिनेशन करेगा। ठीक है, वो सब सिर्फ सोच सकता है कि हाथी किस तरह होता होगा एक समय, क्योंकि हम जिस प्रकार इससे इसका एक तरह से व्यापार कर रहे हैं, एक तरह से इसका यूज कर रहे हैं, वो क्या होगा, एक दिन एक ना एक दिन लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक कारक है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण। कारखानों से निकला कचरा, रसायन, वशिष्ठ आदि जल को जहरीला बनाती है, जो जानवरों की मौत के कारण है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी होता है। और ये कैसे होता है, कारखानों से जो निकला हुआ कचरा है ना, रसायन है, वशिष्ठ जल का जहरीले बनाती है और जानवरों का मौत का कारण बनता है। ठीक है, जानवर जब इस पानी को पीते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं और वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण जो है सो उस जानवर का जो है सो कम हो जाता है या फिर लुप्त हो जाता है। ठीक है, फिर अगला जो है सो बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि बहुत सारा विकास परियोजनाएं लाती है और उसके तहत जो है सो एक बड़े क्षेत्र के जंगलों को काटा जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, अपने फैक्ट्रियों को जो है सो लगाया जाता है, लेकिन वो प्राकृतिक को नुकसान पहुँचाता है ना। वही मैंने इसको लिखा है। इसके बाद अगला है कि पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, तो ये भी आपका एक उसमें ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोलें कि आप पेड़ों को काटना, ठीक है, पशुचारण करना और ईंधन के लिए पेड़ों को काटना, तब जो है सो हमारा क्या होगा, जो है सो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, फिर अब अगला जो है सो वो है वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना। अब जो भी संसाधन है अगर हम उसको लिमिट मात्रा में यूज करें तो वो एक अच्छा रहेगा। ठीक है, संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन अगर हम उसका अंधाधुंध यूज करने लगे, पेड़ों की कटाई करने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। तो यही मानव जो क्रियाएं थी, इतने मानव क्रियाएं थी, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, आप अगर इतना भी अगर एग्जाम में लिख देते हो तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मानव क्रियाएं जो है, जो इस प्रकार से जो वनस्पति जात और प्राकृतिक जात का हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत सारे कारण देखे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर में, वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। यानी कि आप लोगों को 120 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं और एक एक तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार के वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारत का जो विभिन्न समुदाय है, भारत में बहुत सा समुदाय रहता है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे भाषाओं के, एक तरह से बोल सकते हैं, लोग रहते हैं और सभी अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा होता है, कहे ना, होता भी है। खैर मैं उस सब में बातें नहीं करना चाहता हूँ। जो इस टॉपिक है उसके अनुसार मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि भारत में जो है सो बहुत अनेक समुदाय होता है। ठीक है, मैं कोई भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूँ, बट जो भी है हमारे भारत के लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और इसका आंसर बनाते हैं। भारत में विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं। ठीक है, और वह किस प्रकार वन्य जीव का संरक्षण करते हैं। सरकार तो संरक्षण करती ही है, लेकिन हम लोग किस प्रकार, हम लोग जो समुदाय हैं, जिस भी समुदाय में हम लोग हैं, तो वो किस प्रकार वन्य जीव को संरक्षण करते हैं। तो चलिए उसी पे हम लोग को विस्तार से बताना है। तो चलिए देखते हैं। उसमें पहला जो लिखा है, वन हमारे देश में कुछ प्रजातियों की आवास भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन जो है सो जंगली जानवरों के लिए है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो है सो कुछ ऐसे भी प्रजाति हैं जो वन में निवास करते हैं। ठीक है, इन समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ जटिल रिश्ता है। मतलब जो भी
वह उस वन में निवास करते हैं, वो जो है सो उसके प्राकृतिक के साथ, उन जंगलों के साथ उसका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है। जो नागपुर है, यानी कि हमारा छोटा नागपुर हमारा झारखंड में है ही है, उसमें क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां जो है सो महुआ, आप लोग समझते होंगे, महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। आप लोग को भी पता होगा कि जब शादी होता है गांव में, ठीक है, तो क्या उसमें पेड़ों की पूजा होती कि नहीं? एकदम होती है। ठीक है। उसके शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, कौमा, चिंकारा, नीलगाय और मोरों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। इसी प्रकार जो है सो राजस्थान का एक गांव है बिश्नोई गांव, उसके आसपास जो भी जितने काले हिरन पाए जाते हैं, कौमा, चिंकारा, नीलगाय और मोरों, ठीक है, मोरों होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मोरों, ठीक है, मोरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। पुलिस स्टाफ कुछ चित्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। ठीक है। मतलब कि जो सरिस्का बाग रिजर्व है, राजस्थान के जो गांव के लोग हैं, वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य को बंद करवाना चाहते हैं, कि यहाँ पर जो भी खनन होता है उसको बंद करवाया जाए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, वो लिखा है कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है और जो शिकार वर्जित है। मतलब कि जो राजस्थान का एक अलवर जिला है, उसमें 5 गांवों के लोगों ने मिलकर क्या किया है, 1200 हेक्टेयर जंगल में एक अलग ही अपना कानून व्यवस्था बना लिया है, जिसका नाम दिया है भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसका अलग ही अपना कानून व्यवस्था है और शिकार वर्जित है। वहाँ पर आप कुछ भी शिकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका कानूनी तरीके से वो जो है सो अपराध माना जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समाज के जितने भी समुदाय के लोग हैं, वो उस जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में क्या होता है कि पेड़ों की पूजा की जाती है ना, अभी मैंने पढ़ा। तो आप इसको थोड़ा सा मतलब कि अलग तरीके से लिखोगे ना, तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग लिखोगे कि झारखंड में जो है सो बहुत सारे समुदाय हैं, है ना, नागपुर के, छोटा नागपुर के जितने भी लोग हैं, वो आपका किसके पूजा करते हैं, इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और हमारे गाँव में जब शादी होती है, तो जो है सो आपका क्या किसका किसका पूजा की जाती है, तो आपका आम का पूजा किया जाता है, आम पेड़ का पूजा किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा और आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है, उसमें उस निबंध में ये बताना है कि वन जीव संरक्षण जो है ना, जीव जो जंगलों का संरक्षण होता है वन्य का और जीवों का, ठीक है, सहयोगी जो रीति रिवाज, हमारे जो रीति रिवाज कुछ ऐसा होगा जिसमें हम लोग वन और वन के जो जीव हैं उसका भी हम लोग बचाते होंगे सहयोग। ऐसा कौन कौन सा रीति रिवाज है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का बड़ा सहयोग रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। मतलब कि हिंदू धर्म में जो है सो और कई आदिवासी समुदायों में भी प्रकृति की पूजा करती है। ठीक है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा होती है, जो प्राणी जात का महत्व को दर्शाता है। हमारे यहाँ कई रस्मों में पीपल और आम की पूजा की जाती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर गाँवों में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होती है जिसमें पीपल और आम की पूजा की जाती है। ठीक है। इससे पता चलता है कि लोग सदा से वृक्षों की पूजा की पवित्र को मानते रहे हैं। इसका यह भी मतलब है कि प्राचीन काल से ही हमारे जीवन के लिए पेड़ों को महत्व समझते थे। इसका मतलब ये है कि जो पहले के लोग थे, वो जो है सो पेड़ों को समझते थे, उसके महत्व को समझते थे और
उसको अच्छे से रखते थे। ठीक है, आदिवासी लोग तो जंगल में पवित्र पेड़ों के झुरमुट को मानव गतिविधियों से अनछुआ रखते हैं। मतलब कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जंगलों से बहुत ही उसका लगाव होता है, हम लोग को भी पता है और होना भी चाहिए, है ना। जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट को मानव की गतिविधियों से अनछुआ रखते हैं। मतलब कि कुछ भी मानव से उसको नहीं रहने देते हैं। मतलब कि जंगलों में मानवों को, जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को वहां पर नहीं अंदर आने देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है गांव में अभी त्योहारों के अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है। मतलब कि जब हमारे गांव में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिसमें पशुओं की भी पूजा की होती है, ऐसी परंपरा पशुओं के महत्व को मानने और समझने को दिखाता है। ठीक है, राजस्थान के बिश्नोई समाज काले हिरन के लिए संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब कि हमारे समाज में ऐसे भी समाज हैं जो अपने जंगलों और जंगल के जो जीव हैं उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, शायद यही कारण है कि आज भी दूर दराज के गांवों, खासकर जो वनों के निकट हैं, वनों के स्थानीय लोगों द्वारा भी संरक्षण मिलता है। इससे वन विभाग का काम भी आसान हो जाता है। मतलब कि अगर हमारे गांव के अगल बगल जंगल है तो उसको हम लोग को बचाना चाहिए, जिसके जो इसका जो है सो फायदा होगा वन विभाग को, क्योंकि वन विभाग का काम होता है जंगलों को देखरेख करना। अगर आपके अगल बगल जंगल है तो उसको आप लोग बचाते हैं तो इसका क्या होता है, इससे वन विभाग के काम को आसानी हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो निबंध हम लोगों ने पढ़ा, समझा और आप लोग भी समझे। ठीक है, तो आशा करते हैं बिल्कुल ही आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेश्चन को आप लोग समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और उस पर बहुत ही जल्द अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगा और हर प्रकार से आप लोग को सपोर्ट करूंगा। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पर डे आते रहेगा। ठीक है, जितने भी ज्योग्राफी का चैप्टर है सभी का क्वेश्चन आंसर मैं लाते रहूँगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को मैं बहुत और मेहनत करके वीडियो ला सकूं और मेहनत करने का मन भी करे, है ना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है ना, हंसते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग के साथ। ठीक है, जय हिंद।